हेलो एवरीवन। अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं सप्लाई क्या है और सप्लाई क्या नहीं है, क्योंकि जीएसटी चार्ज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है सप्लाई। ओनली सप्लाई नहीं चाहिए, सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विसेज और बोथ। यदि सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 है तो सप्लाई माना जाएगा, और यदि सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 में यदि कवर्ड हुआ तो सप्लाई नहीं है, जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। आज हम कुछ और बात करने जा रहे हैं, बड़े ध्यान से देखना। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1A। आज हम किसकी बात करने वाले? सेक्शन 7 सबसेक्शन 1A। ये सेक्शन 7 सबसेक्शन 1A क्या कहता है? ये कहता है कि यदि सप्लाई है, ये कौन बताया? नहीं, सेक्शन 7(1)A ये कहता है, मैं नहीं बताऊंगा भैया। यदि सप्लाई है या नहीं कौन बताएगा? वो बताएगा जहाँ सप्लाई को डिफाइन किया गया है, जहाँ पे सप्लाई के स्कोप को बताया हुआ है। कहाँ है जहाँ बताया हुआ है? सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 में 3 पॉइंट दिए हुए A, B, C। यदि A या B या C में यदि आप कवर्ड हो तो आप सप्लाई हो, और यदि आप सप्लाई हो तो हमारे पास आ जाना। कहाँ जाना? हमारे पास। हम कौन? हमें भैया, हमारा नाम है बने। कौन है? सबसेक्शन 1 है। तो सबसेक्शन 1 यदि कहता है कि यदि वो सप्लाई की डेफिनेशन के अंदर कवर्ड है, यदि सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 के अंदर यदि वो सप्लाई में आता है, यदि जीएसटी चार्ज होगा तो कुछ और भी जानना पड़ेगा। यदि सप्लाई है तो कुछ और भी जानना पड़ेगा। क्या ये सप्लाई गुड्स माना जाएगा या सर्विसेज माना जाएगा? क्या एक कंफ्यूजन? मतलब ये कि यदि सप्लाई है तो आगे बढ़ो, सप्लाई नहीं है तो कहानी खत्म। सर डायरेक्टली मैं 1A में आ जाऊं तो डायरेक्टली चाटा लगा दूं तो फालतू बातें क्यों करता है? सर ये कैसे बातें करते? ऐसी बातें करते हो तो दिया हुआ यहाँ पे। सर डायरेक्टली 1A पढ़ लो ना कि गुड्स है सर्विस। ना 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 ना, ये तो ये वाली बात होगी कि फाउंडेशन का बच्चा है। सर मैं डायरेक्टली फाइनल दे दूं? बेटा ना ना ना, यदि आप फाउंडेशन में हो और यदि आपको फाइनल जाना है का है तो आपको क्या करना पड़ेगा? इंटर देना पड़ेगा, एग्जीक्यूटिव देना पड़ेगा। वही कंसेप्ट यहाँ पे ये है कि सबसे पहले आपको ये पढ़ना पड़ेगा सेक्शन 7 सबसेक्शन 1। यदि सप्लाई में कवर्ड हो, यदि आप सप्लाई की डेफिनेशन में आते हो, यदि आप सेक्शन 7(1) के अंदर कवर्ड हो, चाहे क्लोज ए में हो, चाहे क्लोज बी में हो, चाहे क्लोज सी में हो, लेकिन सप्लाई में यदि कवर्ड हो, यदि आप सप्लाई की डेफिनेशन के अंदर यदि इंक्लूड हो तो देन जीएसटी अप्लाई होगा। लेकिन जीएसटी चार्ज करने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि आप गुड्स में आते हो या सर्विसेज में आते हो। सर बात तो समझ में आ गई कि यदि सप्लाई है तब आपको डिफाइन करना पड़ता है कि गुड्स माना जाएगा या वो सप्लाई सर्विसेज के अंदर आएगी। सर ये बात समझ नहीं आई। सर क्या पागल हो? कुछ भी मान लो, अक्कर बक्कर बम्बे वो। सर बात समझ नहीं आ रही, सर लॉजिक समझ नहीं आ रहा। सर ये समझ में आ गया कि ये कहता है 1A कि यदि आप सप्लाई हो, जीएसटी चार्ज होगा तो या तो गुड्स होगा या सर्विसेज होगा। सर कुछ भी हो, अल्टीमेटली लग तो जीएसटी रहा है ना। ना ना, रीजन है आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि वो सप्लाई गुड्स में आती है, सर्विसेज में आती है। सर कुछ भी करो, लग तो जीएसटी रहा है। अलग क्यों कर रहे हो? अलग करना पड़ता है क्योंकि गुड्स पे और सर्विसेज पे, इन दोनों पे जीएसटी का जो रेट है वो क्या है? डिफरेंट जीएसटी रेट। बहुत सारी रेटें कॉमन भी है, लेकिन गुड्स पे जीएसटी का रेट डिफरेंट होता है, और सर्विसेज पर जो बेसिक रेट है जीएसटी का वो डिफरेंट है। तो जीएसटी का रेट डिफरेंट होने की वजह से आपको ये करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है कि वो जो सप्लाई है ना, यदि है तो वो सप्लाई गुड्स माना जाएगा या सर्विसेज माना जाएगा, क्योंकि जीएसटी का रेट अलग अलग हो सकता है। एक और रीजन है टाइम ऑफ सप्लाई, एक और रीजन है टीओएस टाइम ऑफ सप्लाई। तो टाइम ऑफ सप्लाई मतलब जीएसटी कब पे करना पड़ेगा, तो गुड्स पे टाइम ऑफ सप्लाई अलग एप्लीकेबल है और सर्विसेज पर टाइम ऑफ सप्लाई अलग एप्लीकेबल है। और भी रीजन से, लेकिन एक बात समझ में आ गई। सर मजा आ रहा है, इसका मतलब ये सर पूरा माइंड में सेट हो रहा है क्या
यदि जीएसटी चार्ज करना है तो सबसे पहले क्या देखने का, सप्लाई ए या नहीं। तो सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 और सेक्शन 7 सबसेक्शन 2, तो 1 मतलब सप्लाई होगा और 2 मतलब सप्लाई नहीं होगा। और यदि 2 आया तो कहानी खत्म, जीएसटी नहीं पे करना, सप्लाई नहीं है। लेकिन यदि सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 में यदि कवर्ड हुआ तो सप्लाई है, और यदि सप्लाई है तो अब आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जो भी आपकी सप्लाई है क्या वो गुड्स है या वो सर्विसेज है, और उसके लिए बनाया गया सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 है। Where certain activities or transactions constitute a supply in accordance with the provisions of सेक्शन 7(1), यदि सेक्शन 7(1) के अकॉर्डिंग यदि वो एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस यदि सप्लाई है, they shall be treated as या तो सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विसेज as referred in the schedule 2। इसका मतलब ये बोला सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 है, ये कहता है, क्या कहता है, शेड्यूल 2 में दिया हुआ है। कहां दिया हुआ है, मतलब ऐसे पढ़ो, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 बताएगा कि सप्लाई ए, और यदि वो एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन यदि सप्लाई में कवर्ड ए तो आपको पढ़ना पड़ेगा सेक्शन 7(1) ए, और सेक्शन 7(1) ए बोलता है भैया शेड्यूल 2 पढ़ लेना। शेड्यूल 2 के अंदर दिया हुआ है कि क्या क्या एक्टिविटी सप्लाई ऑफ गुड्स है और क्या क्या एक्टिविटी सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। लेकिन शेड्यूल 2 में कवर्ड करने का मतलब ये नहीं कि सप्लाई ए, वो सप्लाई तभी माना जाएगा जब वो सप्लाई की डेफिनेशन में कवर्ड हो सेक्शन 7(1) में। यदि सेक्शन 7(1) में यदि आप कवर्ड हो तो हम सप्लाई नहीं बताते, वने क्या बोलता है, ये ऑलरेडी सप्लाई ए, तो हम आपको ये बताएंगे कि वो गुड्स माना जाएगा या सर्विसेज माना जाएगा। तो अब इंपॉर्टेंट है हमारे लिए शेड्यूल 2। फर्स्ट राइट डाउन दिस। या तुम लोगों ने शेड्यूल 2 अपने अभी बात की थी, तो नाउ वी स्टार्ट शेड्यूल 2। तुम लोगों ने लिख लिया होगा जो मैंने बताया था, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 है। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 के अंदर जो रेफरेंस दिया गया था दैट वाज शेड्यूल 2, और शेड्यूल 2 के अंदर दिया हुआ है कि क्या कौन कौन सी एक्टिविटीज है जिनको सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा और कौन सी ऐसी एक्टिविटीज है जिनको अपन सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे। और शेड्यूल 2 के अंदर टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स है 7 पॉइंट्स। 7 में से वी स्टार्ट द पॉइंट नंबर 1, और पॉइंट नंबर 1 इज रिगार्डिंग विद द ट्रांसफर। पॉइंट नंबर 1 इज रिगार्डिंग विद ट्रांसफर। नाउ, और मुझे वैसे भी लगता है जीएसटी सबसे इजी है पढ़ना, सबसे इजी लगता है, बड़ा मजा आता है पढ़ने में, अपने आप बनते हैं पॉइंट। और वैसे भी टैक्स से इजी सब्जेक्ट आपको कोई मिलने वाला ही नहीं, सबसे इजी सब्जेक्ट है टैक्स, वेरी इंटरेस्टिंग और वेरी इजी, जिनमें पढ़ने का 50% ही लगता है, अपने आप सब समझ में आता है, कोई भावना भेजाने का है, बड़ा मजा आने वाला है, सुनना बात ध्यान से। और तुम ही बताऊंगे और तुम लोगों को ही समझ में आएगा कि जो एक्टिविटीज यहाँ पे दी हुई है वो सप्लाई ऑफ गुड्स होगी या सप्लाई ऑफ सर्विसेज होगी। फोकस, ध्यान से, वेरी गुड। पॉइंट नंबर 1 तुम्हें बताना है ध्यान से, ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स। क्या? ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स। मैंने टाइटल ही ट्रांसफर कर दिया, मीन्स आई वे मोबाइल, आई वे एक्टिवा, आई वे कार, आई वे एसी। तो यदि मेरा मोबाइल है, मेरा मार्कर पेन है, जो भी प्रोडक्ट है, यदि मैंने उसको अपना टाइटल दे दिया, टाइटल ट्रांसफर कर दिया, और यदि मैंने टाइटल ट्रांसफर किया तो पहली बार गुड्स से, और टाइटल ट्रांसफर करने का मतलब क्या हो, टाइटल ट्रांसफर करने का मतलब टाइटल ट्रांसफर कर दिया, ऑनरशिप दे दी, मतलब सेल कर दिया। और सेल ऑफ गुड्स क्या माना जाना चाहिए, बताओ क्या माना जाना चाहिए? सेल ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स। यदि टाइटल आपने दे दिया सामने वाले को, यदि आपने टाइटल दे दिया, ऑनरशिप दे दी, मतलब माल बेच रहे हो, तो माल बेचना क्या हुआ, आपने ऑनरशिप दे दी सामने वाले को, आपने टाइटल दे दिया सामने वाले को, यू आर सेलिंग, व्हाट यू आर सेलिंग लिखा हुआ है सर गुड्स, तो गुड्स के बेचने को क्या बोला जाएगा सर? सप्लाई ऑफ गुड्स ही बोला जाएगा। देयर इज नो कंफ्यूजन। पॉइंट नंबर बी, ट्रांसफर राइट इन गुड्स, नॉट टाइटल। टाइटल नहीं है यहाँ पे,
ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स, क्या बोला यहाँ पे, ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स और ऑफ अनडिवाइडेड शेयर इन द गुड्स विदाउट द ट्रांसफर ऑफ टाइटल देयर ऑफ, विदाउट द ट्रांसफर ऑफ टाइटल देयर ऑफ, विदाउट द ट्रांसफर ऑफ टाइटल मतलब ऑनरशिप नहीं दे रहा हूं भैया, मतलब ये कि मुझे गर्लफ्रेंड पटाने का है, क्या पटाने का है, गर्लफ्रेंड, समझ में आती बात। अब आई नीड ए मोबाइल, फटी सर इंसान हूं, मोबाइल है ही नहीं मेरे पास, और नॉर्मल मोबाइल होता है, स्टाइल नहीं होता, स्टाइल नहीं होता, गर्लफ्रेंड नहीं पटती, तो क्या करने का, तो मेरा एक फ्रेंड है, मैंने उससे बोला यार आईफोन दे दे यार, थोड़ा स्टाइल मारूंगा यार, कोई गर्लफ्रेंड बुला लेगा मेरे को, उसने बोला आईफोन ले जा, ऐसा कैसा आईफोन देने का, मैंने बोला मुझे 2 दिन के लिए आईफोन चाहिए, क्या, नहीं 2 दिन नहीं, 2 दिन में तो कुछ होगा नहीं, पूरा मामला जो सेट करने का है 1 वीक लगेगा, तो एक काम कर 7 डेज के लिए मेरे को तेरा आईफोन दे दे, क्या आईफोन का टाइटल दे रहा है या ओनली अधिकार दे रहा है, सर राइट दिया उसने, राइट दिया यूज करने का, 7 डेज तेरा आईफोन हुआ तो यूज कर सकता है, स्टाइल कर सकता है, एप्पल का आईफोन। मैं गोवा गया घूमने के लिए तो मुझे एक्टिवा चाहिए थी, मैं गोवा घूमने के लिए कितने दिन के लिए, सर 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, यदि मैं गोवा घूमने के लिए जा रहा हूं 3 दिन के लिए तो एक्टिवा खरीदूंगा थोड़ी, तो मैंने क्या किया, एक्टिवा को रेंट पे ले लिया, एक्टिवा को रेंट पे ले लिया, इसका मतलब राइट इन गुड्स, अधिकार है उसको यूज करने का, परचेज नहीं है, टाइटल नहीं है, ट्रांसफर ऑफ राइट इन द गुड्स, यदि कोई गुड्स में आपका राइट है, उसे यूज करने का जो आपका राइट है, तो राइट मिलना क्या होगा, कोई आपको यूज करने का फैसिलिटी दे रहा है कि आप हमारी एक्टिवा यूज कर सकते हो, मेरा मोबाइल यूज कर सकते हो, मुझे 4 दिन के लिए एसी चाहिए तो मैंने एसी खरीदा नहीं, एसी 4 दिन यूज करने का राइट लिया, तो जो राइट तो यूज है वो क्या माना जाएगा, दैट विल बी सप्लाई ऑफ सर्विसेज, वेरी गुड। सही तो ऊपर से आ गया ना, ना जाने नहीं दूंगा मैं, बड़ा इजी है, कोई बता सकता है व्हाट इज द कीवर्ड इन दिस, हेलो तुमसे बात कर रहा हूँ, सुनो बात ध्यान से, सोने का नहीं, नींद तो आती नहीं सर, जीएसटी जब पढ़ते हैं ना तो नींद हवा में उड़ जाती है, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, बड़ा मजा आता है, बहुत मजा आता है, एक ही कीवर्ड है याद करने का, वो क्या है कीवर्ड, टाइटल, क्या है कीवर्ड, टाइटल, यदि टाइटल ट्रांसफर किया, क्या किया, टाइटल ट्रांसफर किया तो गुड्स है, और ये टाइटल ट्रांसफर नहीं किया, यदि राइट की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो, राइट की, तो यदि आप सामने वाले को यदि राइट टू यूज दे रहे हो तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। तो 2 पॉइंट हो गए अपने, पॉइंट नंबर ए एंड द पॉइंट नंबर बी। नाउ वी कम टू द पॉइंट नंबर सी। ये दोनों पॉइंट क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर, इसमें ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। पॉइंट नंबर बी में ट्रांसफर राइट इन गुड्स विदाउट द ट्रांसफर ऑफ टाइटल देयर ऑफ। सर ये अनडिवाइडेड शेयर क्या है, ये दिया हुआ है कि कोई गुड्स से उसमें आपने राइट टू राइट दिया हो या आपने राइट दिया हो, अनडिवाइडेड शेयर मतलब डिवाइड नहीं किया हो, मतलब ये कोई प्रॉपर्टी हो, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी हो, 4-5 भाई होगी, और आप उससे बोल रहे हो कि आप भी यूज करो मैं भी यूज करूं, मतलब राइट टू यूज दे रहे हो जिसमें आपने उसका राइट डिवाइड नहीं किया। इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपने राइट टू यूज दिया है। क्या इंपॉर्टेंट है, यदि कोई भी गुड्स में यदि सामने वाले को राइट टू यूज दिया जाता है, टाइटल ट्रांसफर नहीं किया जा रहा, और जब टाइटल ट्रांसफर नहीं किया जा रहा तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। वी कम टू द पॉइंट नंबर सी। फॉर एग्जाम्पल देखिए ए पर्सन वो बी पर्सन के पास गया और बोला मुझे क्या चाहिए, लैपटॉप चाहिए। लैपटॉप देखा है कभी, खाया है सर, खाने की चीज थोड़ी लैपटॉप से, मजाक करता रहता हूं। तो ए बी के पास गया, भैया मुझे लैपटॉप दे दो। बी ने बोला ये जो लैपटॉप है ना, इसका वो जो वर्थ है ना, वर्थ वो है ओनली 50,000 रुपीज फॉर एग्जाम्पल। ए ने बोला भैया मुझे लैपटॉप चाहिए, बी ने बोला इसका जो वर्थ है 50,000 रुपीज है। तो
ए ने लिया लैपटॉप और ए ने बी को दिया कंसिडरेशन, बोला 10,000 अभी दूंगा, फिर 10,000 दूंगा 1 मंथ एंड देन थर्ड मंथ में 30,000 रुपीज पे कर दूंगा। मीन्स जो पेमेंट करूंगा पूरा एक साथ नहीं करूंगा, 10,000 अभी, 10,000 बाद में और 30,000 थर्ड मंथ पे पे करूंगा। तो बी ने बोला जब तुम पूरा पेमेंट करोगे तो एक प्रॉपर्टी तुम्हारी हो जाएगी। तो सब सर्विसेज वाला एलिमेंट है, टाइटल वाला एलिमेंट है। माना कि जो पेमेंट है पूरा एक साथ नहीं हो रहा, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट में हो रहा है। मतलब ए ने बी से लैपटॉप लिया, उसे 10,000 पे करना है, 10,000 पे करना है, लेकिन जो पेमेंट जो दिया जा रहा है 3 इंस्टॉलमेंट में दिया जा रहा है। जब थर्ड इंस्टॉलमेंट होगी तो आपका टाइटल पूरा मिल जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग से आपका जो इंटेंशन है वो टाइटल का है या राइट का है। भैया मुझे पता है मुझे 3 इंस्टॉलमेंट पे करनी है, माना कि अभी पे नहीं की तो पूरा टाइटल नहीं मिला। जब मैं तीनों इंस्टॉलमेंट पे करूंगा तो मुझे पूरा टाइटल मिल जाएगा, लेकिन मेरा इंटेंशन क्या है, टाइटल खरीदने का। तो ये क्या है, सर्विसेज या गुड्स? चलो ऑब्वियसली सप्लाई ऑफ गुड्स। माना कि पूरा कंसिडरेशन आपने एक साथ नहीं दिया, लेकिन कंसिडर आज नहीं तो कल देना है, तो कंसिडरेशन तो मैं दे रहा हूं, और जब मैं फुल कंसिडरेशन पे करूंगा और टाइटल मेरे को मिलेगा तो इसका मतलब व्हाट इज देयर, सप्लाई ऑफ गुड्स। क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स। एक बार पॉइंट रीड भी कर देते हैं, बड़े ध्यान से पढ़ना। ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स अंडर एन एग्रीमेंट विच स्टिपुलेट दैट, मतलब आपस में एक एग्रीमेंट किया कि मैं थोड़ा थोड़ा करके पूरा पेमेंट दे दूंगा, जिस दिन मैं पूरा अमाउंट पे कर दूंगा उस दिन मुझे टाइटल दे देना। एन एग्रीमेंट विच स्टिपुलेट स्पेसिफाइड दैट प्रॉपर्टी इन गुड्स, मतलब माल, गुड्स, मोबाइल, लैपटॉप, सेल पास एट ए फ्यूचर डेट। कौन सी डेट, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ, फिफ्थ मंथ, फ्यूचर डेट अपॉन द पेमेंट ऑफ, पूरा पैसा। पैसा दो जूते लो, जूते दो पैसा लो, जब पूरा पैसा आएगा तभी गुड्स मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ भैया जिस दिन फुल कंसिडरेशन तुम पे कर दोगे ये गुड्स का प्रॉपर्टी तुम्हें मिल जाएगा। मतलब माल बेच रहे हो, टाइटल दे रहे हो, और जब टाइटल दे रहे हो तो क्या माना जाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स। दिस इज अ पॉइंट नंबर 1, राइट डाउन फर्स्ट। We come to point number 2. Schedule 2 के अंदर point number 2, that is the land and building. Land and building. Point number 2 का A point, lease, tenancy, easement, license to occupy land. यदि किसी भी लैंड को यूज करने का राइट इन द फॉर्म ऑफ लीज, टेनेंसी या ईजमेंट, यदि सिंपल लैंग्वेज में यदि मेरी जमीन, मेरी लैंड प्रॉपर्टी और उस लैंड को यूज करने का राइट यदि मैं किसी और को दे रहा हूं, राइट टू यूज द इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्योंकि हमें ये तो पता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल करने पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, वो सप्लाई नहीं है। लेकिन यहाँ पे लैंड को सेल करने की बात नहीं की जा रही है, जमीन को बेचने की बात नहीं की जा रही है। यदि किसी लैंड को यूज करने का राइट यदि आप किसी पर्सन को देते हो, तो यदि आपने लैंड को यूज करने का राइट इन द फॉर्म ऑफ लीज यदि किसी और को दिया तो क्या है, सेल तो नहीं है, तो सप्लाई गुड्स की तो बात ही नहीं। और वैसे भी लैंड इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो गुड्स तो वैसे भी नहीं है, तो क्या माना जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस। सप्लाई ऑफ सर्विस। तुम लोगों के दिमाग में डाउट आ रहा होगा, सर ये तो क्लियर हो गया कि यदि आप किसी जमीन को यूज करने का राइट यदि किसी को दे रहे हो तो ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। सर डाउट ये है कि लैंड को यूज करने का राइट, सर कोई बिल्डिंग हो तो कोई किराए पे भी ले, सर कोई लैंड किराए पे क्यों लेगा, पार्किंग पर्पस,
मेरे इंस्टीट्यूट के बगल में एक जमीन खाली पड़ी है और मुझे पार्किंग की प्रॉब्लम आती, तो मैं उस लैंड ओनर को बोलूंगा भैया आई विल पे यू 15,000 रुपीज पर मंथ एंड इस लैंड को यूज करने का राइट मेरे को दे दो। तो उसने मुझे जो लैंड यूज करने का राइट दिया, तो वो मुझे क्या कर रहा है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सर और क्या पर्पसेस है, मे बी मैरिज पर्पस के लिए, मे बी कोई फंक्शंस करने के लिए, मे बी फॉर एग्जांपल जो भी आजकल एग्जीबिशंस होती है, किसी भी पर्पस के लिए यदि आपकी जो जमीन है, जो खाली प्रॉपर्टी है, जो लैंड है, उसको यूज करने का जो राइट आप किसी और को दे रहे हो, जो आप लीज पर दे रहे हो, वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। नाउ वी कम टू द पॉइंट नंबर डी। यहां पे हमने किसकी बात की, दैट इज अ लैंड। अब हम पॉइंट नंबर बी में किसकी बात करेंगे, दैट इज ऑफ बिल्डिंग। कंफ्यूज मत होना, जो हम पहले पढ़ चुके हैं बिल्डिंग के बारे में, वहां पे सेल एलिमेंट था। क्या वर्ड था, सेल एलिमेंट, 5 का बी। तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे जो हम बात करेंगे, सुनना बात ध्यान से, बिल्डिंग के बारे में, लीज और लेटिंग आउट होली और पार्टली, पूरी बिल्डिंग या पार्ट ऑफ द बिल्डिंग लीज पर दिया या किराए पे दिया, ऑफ द बिल्डिंग इंक्लूडिंग मे बी कॉमर्शियल बिल्डिंग, मे बी इंडस्ट्रियल, मे बी रेजिडेंशियल, मे बी कॉमर्शियल, मे बी इंडस्ट्रियल, मे बी रेजिडेंशियल, जो भी आपके कॉम्प्लेक्सेस है, जो भी आपकी बिल्डिंग है, उन बिल्डिंग को यदि आप लेट आउट पे देते हो या लीज पर दे रहे हो फॉर द बिजनेस और कॉमर्स, फॉर द बिजनेस और कॉमर्स, तो आपने क्या किया, लीज पर दिया, रेंट पर दिया। तो यदि आप किराए पे दे रहे हो, जो भी आपकी बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग को आपने बेचा नहीं है, सेल नहीं किया है, हमने यूज करने का अधिकार दिया है, राइट टू यूज दैट बिल्डिंग। तो उस बिल्डिंग को यूज करने का यदि आप राइट दे रहे हो, राइट टू यूज द इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। हमने एक वर्ड के आधार पे ये तो पता कर लिया कि ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, किसके आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ लीज और लेटिंग आउट। किराए पे दे रहे हो, लीज पर दे रहे हो, तो ये बिल्डिंग को यूज करने का राइट दिया, तो ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। लेकिन एक बार ये देख लेते हैं इसमें क्या क्या कवर्ड है। आपकी बिल्डिंग किसी भी टाइप की हो, मे बी कॉमर्शियल बिल्डिंग। सर कॉमर्शियल बिल्डिंग कैसे हुआ, गौरव टावर, WTP, मतलब ये कि जो इतने बड़े बड़े मॉल्स है, उस मॉल्स के अंदर आपकी कोई शॉप है, और वो जो शॉप है, जो आपकी दुकान है, उस दुकान को यदि आपने सामने वाले को किराए पे दिया, और बिजनेस पर्पस के लिए दे रहे हो या रेजिडेंशियल पर्पस के लिए दे रहे हो, तो यदि आपकी जो कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, जो भी आपकी कॉमर्शियल बिल्डिंग्स है, उन कॉमर्शियल बिल्डिंग्स को यदि आप सामने वाले को धंधे के लिए, बिजनेस के लिए दे रहे हो, यदि आपका जोरी बाजार के अंदर यदि कोई दुकान है, उस दुकान को आपने सामने वाले को किराए पे दिया, तो दुकान क्यों दी जाती है, सर दुकान के लिए, बिजनेस करने के लिए। तो बिजनेस करने के लिए यदि आप अपनी कॉमर्शियल बिल्डिंग्स को, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस को यदि आप लेट आउट करोगे, तो जो बंदा है, जो पर्सन है, इसकी प्रॉपर्टी है। जैसे मेरी कोई बिल्डिंग है जो कॉमर्शियल है, और वो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी मैंने सामने वाले को लेट आउट किया बिजनेस पर्पस के लिए, तो ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। या आपकी कोई इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है, और यदि इंडस्ट्रियल बिल्डिंग को मैंने सामने वाले को बिजनेस के लिए दिया, क्योंकि इंडस्ट्रियल बिल्डिंग विल बी यूज्ड फॉर इंडस्ट्रीज, और इंडस्ट्रीज मींस बिजनेस, कॉमर्स, धंधा करने के लिए, बिजनेस करने के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट, तो कुछ बच्चों को कंफ्यूज लगता है। यदि रेजिडेंशियल बिल्डिंग भी, क्या, यदि मेरी जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग है ना, यदि उस रेजिडेंशियल बिल्डिंग को भी यदि मैं कॉमर्स पर्पस के लिए देता हूं, तो भी सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपकी बिल्डिंग का नेचर क्या है, आपकी बिल्डिंग कॉमर्शियल बिल्डिंग हो, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग हो या रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो, बिल्डिंग का नेचर कैसा भी हो, यदि सामने वाले को, मेरी बिल्डिंग मैंने सामने वाले को लेट आउट किया, किराए पे दिया, लेकिन जिस पर्सन को मैं किराए पे दे रहा हूं, तो मेरा पर्पस क्या है, फॉर बिजनेस, बिजनेस करने के लिए, कॉमर्स करने के लिए यदि मैं लेट आउट कर रहा हूं, तो ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। सर एग्जांपल दो, फॉर एग्जांपल आपका जो भी प्लॉट है जहां आप रहते हो, राइट, तो जो आपका क्या है, बेसमेंट खाली पड़ा है, तो आपने क्या किया, किसी गोडाउन वाले को किराए पे दिया,
आपका जो बेसमेंट है, पहली बार जहां आप रहते हो तो कौन सी टाइप की बिल्डिंग हुई? रेजिडेंशियल बिल्डिंग। कौन सी बिल्डिंग हुई? रेजिडेंशियल बिल्डिंग। और उस रेजिडेंशियल बिल्डिंग को, उस रेजिडेंशियल फ्लैट में आपने क्या किया, जो आपका बेसमेंट खाली पड़ा था वो किसी गोडाउन वाले को आपने किराए पे दिया। तो गोडाउन वाले को दिया तो क्या है? बिजनेस। तो क्या है ये? क्या है ये? सप्लाई ऑफ सर्विसेज। क्योंकि रेजिडेंशियल बिल्डिंग को भी यदि किराए पे देते हो, रेजिडेंशियल बिल्डिंग को भी यदि किराए पे देते हो फॉर बिजनेस पर्पस, तो ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। यदि आपका बहुत बड़ी बिल्डिंग है, बहुत बड़ा प्लॉट है, उसमें आपके ग्राउंड फ्लोर भी है, फर्स्ट फ्लोर भी है, सेकंड फ्लोर भी है, तो आपको लगा कि फर्स्ट और सेकंड पे तो हम ले लेते हैं, और जो ग्राउंड फ्लोर है वो आपने किसी कंपनी सेक्रेटरी को, चार्टर्ड अकाउंटेंट को या किसी एडवोकेट को आपने लेट आउट कर दिया फॉर बिजनेस, तो मींस यू आर लिविंग द फर्स्ट और सेकंड एंड द ग्राउंड फ्लोर। तो बिल्डिंग किस टाइप की है सर? एक तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग, एक तो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस, लेकिन उसका ग्राउंड फ्लोर आपने क्या किया? कंपनी सेक्रेटरी को प्रैक्टिस करने के लिए, प्रैक्टिस मीन कॉमर्स, तो बिजनेस के लिए, कॉमर्स के लिए यदि अपन रेजिडेंशियल बिल्डिंग को भी लेट आउट करते हैं, क्या इंपॉर्टेंट क्या है? बिजनेस और कॉमर्स के लिए लेट आउट करना। चाहे वो बिल्डिंग आपकी कॉमर्शियल हो, चाहे वो बिल्डिंग आपकी रेजिडेंशियल हो, चाहे वो बिल्डिंग आपकी इंडस्ट्रियल हो, किसी भी बिल्डिंग के नेचर को यदि कॉमर्स के लिए, बिजनेस के लिए लेट आउट किया जाएगा तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। पर इसमें एक पॉइंट याद रखना पड़ेगा कि यदि आपका कोई प्लॉट है, बहुत बड़ी जमीन है, तो उसमें अपन ने क्या किया, कोई स्टूडेंट आपके पास आया, बोला सर आई नीड ए फ्लैट। मैंने बोला एक काम करो, 4-5 फ्लैट बने हुए, 4-5 रूम है, एक रूम में तुम ले लो। तो नाउ आपने 1 या 2 रूम्स किसी स्टूडेंट को रेजिडेंस के लिए दिया, तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज नहीं है, क्योंकि आपकी बिल्डिंग जो है वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग है। आपकी बिल्डिंग कैसी है? रेजिडेंशियल बिल्डिंग। और रेजिडेंशियल बिल्डिंग में आपने क्या किया? 1 रूम इज गिवन टू स्टूडेंट। बिजनेस नहीं है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, लेकिन रेजिडेंशियल बिल्डिंग जब सीए को थी प्रैक्टिस करने के लिए, सप्लाई ऑफ सर्विसेज था। लेकिन यदि वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग मैंने स्टूडेंट को रहने के लिए दी, तो बिजनेस तो नहीं है, तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज नहीं है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज नहीं है। समझ में आया? व्हाट इज अ की पॉइंट? व्हाट इज अ कीवर्ड? धंधे के लिए, कीवर्ड धंधे के लिए। जो मेरी बिल्डिंग है, जो मेरा प्लॉट है, जो मेरी प्रॉपर्टी है, जो मेरी प्रॉपर्टी है ना, उस प्रॉपर्टी को, उस बिल्डिंग को, चाहे मैं कॉमर्स, चाहे वो मेरी कॉमर्शियल बिल्डिंग हो, चाहे मेरी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग हो, चाहे मेरी रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो, यदि मैं कॉमर्स या बिजनेस के पर्पस के लिए देता हूं, तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा है। राइट डाउन द पॉइंट नंबर